गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। एक बार फिर से मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। और इसमें अब तक हम राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली को देख चुके हैं, उसके पद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को देख चुके हैं, जिसमें अर्हताएं, उन्मुक्तियां, महाभियोग वगैरह वगैरह शामिल हैं। उसके बाद हमने उसके पद की शक्तियों की चर्चा शुरू की थी और उसमें हमने कार्यपालिका और विधायी शक्तियों की चर्चा कर ली है। आज हम उसके पद की वित्तीय शक्तियों की बात करेंगे। वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स क्या है राष्ट्रपति को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद के समक्ष यानी लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। ये प्रावधान है अनुच्छेद 117 में। यानी बजट जो है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद के सामने रखा जाता है और बजट के मामले में आपको पता है कि वो पहली बार लोकसभा में ही रखा जाता है। दूसरी बात, आकस्मिक निधि से व्यय करने का अधिकार उसको है। देखिए, हमारे यहाँ जो सरकार के पास जो भी पैसा आता है वो एक संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें आता है और उसमें से कुछ पैसा आकस्मिक निधि में डाल दिया जाता है। इमरजेंसी फंड है, एक कंटिजेंसी फंड है, ये उसमें डाल दिया जाता है। उसमें से राष्ट्रपति को खर्च करने का अधिकार है। मैं आपको समझाऊं इस बात को कि ज़्यादातर पैसा हमारा सरकार का जो टैक्स आते हैं सारे, वो कहाँ जाते हैं? कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि में जाते हैं। संचित निधि में से सरकार या राष्ट्रपति एक भी पैसा संसद की अनुमति के बिना खर्च नहीं कर सकता, लोकसभा की अनुमति के बिना खर्च नहीं कर सकता। ये संविधान का प्रावधान है। तो फिर संकट हो जाएगा। इसके लिए संसद क्या करती है? साल में बजट पास कर देती है, साल भर का खर्चा स्वीकृत कर देती है कि भाई इस काम में आप इतना इतना रुपया खर्च कर सकते हो। लेकिन तूफान किसी को पूछ कर नहीं आते, महामारियां किसी को पूछ करके नहीं आती, बता के नहीं आती, पूछ के नहीं, क्या बल्कि यूँ कहें बता के नहीं आती, अचानक आती चीज़ें। और ये कई बार ऐसे खर्चे अचानक आ जाते हैं हमारे सामने। तो अब उसके लिए क्या संसद की बैठक बुलाए सरकार? नहीं। संसद ने एक और फंड बना दिया, कंटिजेंसी फंड, आकस्मिकता निधि। उसमें कुछ थोड़ा पैसा डाल के रखती है सरकार, संसद पहले से डाल देती है और सरकार को उसमें से खर्च करने का ये अधिकार होता है। भाई तुम खर्च कर लो, फिर हमारे सामने आ जाना कि बस अब हमने ये खर्चा हो गया, हमसे आपने जो दिया था उसके अलावा हमसे ये खर्चा हुआ, ऐसी ऐसी परिस्थितियां थी, हम उसको सही स्वीकार कर लेंगे। तो ये कंटिजेंसी फंड से खर्च करने का राष्ट्रपति को अधिकार। तीसरी बात, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करना। ये बजट को ही वित्तीय विवरण कहते हैं। ऊपर वाला जो पहला बिंदु था उसमें बजट के अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ बाद में अलग और भी होते हैं। बजट तो साल में एक बार ही रखा जाता है सामान्यतया। चौथी बात, वित्त आयोग की नियुक्ति करना अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग का काम क्या होता है? वित्त आयोग का काम होता है संघ और राज्यों के बीच संसाधनों के वितरण के सिद्धांतों का निर्धारण करना। अगली बात, अनुदान मांगे जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा के सामने प्रस्तुत की जाती हैं। जो विभिन्न विभागों की जो मांगे होती हैं आर्थिक मामलों में, वित्तीय मामलों में, पैसे संबंधी, उनको राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा के समक्ष रखा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, न्यायिक शक्तियां। पहली महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति की है कि उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रावधान 124वें अनुच्छेद में है और उच्च न्यायालयों के संबंधित प्रावधान 217 में है। तो उनकी नियुक्ति करना राष्ट्रपति का काम है। दूसरी बात, उच्चतम न्यायालय से वो परामर्श ले सकता है किसी मामले में, उसको अधिकार है अनुच्छेद 143 के तहत।
इसका मतलब ये है कि उच्चतम न्यायालय कोई ऐसा मामला है जो सामान्यतया राष्ट्रपति को निर्णय लेना है, लेकिन राष्ट्रपति को लगता है कि भाई उच्चतम न्यायालय की सलाह ले लेनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि आखिरकार अगर उसका निर्णय गलत हुआ तो वहीं जाएगा निपटारा होने के लिए, तो पहले ही सलाह ले लेता है किसी मामले पर। नेक्स्ट है क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत। 3 प्रकार के मामले होते हैं जिनमें राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार है। क्षमा करने के अधिकार में कई चीज़ें आती हैं। एक तो सज़ा को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, एक सज़ा को कम कर देना, एक सज़ा को निलंबित कर देना या थोड़े समय बाद सज़ा दी जाए उसको। इस प्रकार के कई सारी शक्तियाँ उसको प्राप्त हैं। किन किन मामलों में? पहली बात कि यदि दंड कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया, कोर्ट मार्शल माने सेना का संबंधित मामला हो, से किसी सैनिक का मामला हो जिसको वहाँ की सैन्य अदालत ने दंड दिया हो, तो राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकता है। दूसरी बात, अपराध संघीय विधि के तहत हुआ हो। अपराध अगर किसी का है तो संघ के कानून के तहत किया गया हो, क्योंकि राष्ट्रपति आपको पता है संघीय कार्यपालिका का प्रमुख है। संघ के कानून के तहत कोई अपराध किया हो किसी ने, तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। तीसरा, अपराध का जो दंड है वो मृत्यु दंड हो, तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। तो फिर वो राज्य का कानून हो चाहे संघ का कानून हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उम्र कैद मिली है अगर किसी को, तो राष्ट्रपति तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब वो संघ के कानून के तहत मिली हो। राज्य के कानून के तहत अगर उम्र कैद की सजा हुई है किसी को, तो राष्ट्रपति को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। ये फिर जाता है राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में। तो ये हैं न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति की। फिर है साहब राजनयिक शक्तियां। राजनयिक शक्तियां क्या होती है? विदेश संबंधों से संबंधित, कूटनीतिक शक्तियां भी कहते हैं इनको, दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने से संबंधित। सबसे पहली बात तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों या समझौते जो है राष्ट्रपति की ओर से किए जाते हैं। करता है कोई भी, प्रधानमंत्री करे, मंत्री करे, कोई अधिकारी करे, लेकिन वो राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाता है वहाँ पर, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। कई बार वो रिप्रेजेंट करने जाता है समारोह में भारत को। तीसरी बात, दूसरों देशों के जो राजदूत आते हैं, दूसरे देशों में राजदूत भेजे जाते हैं, उनको जो प्रमाण पत्र देता है वो राष्ट्रपति देता है, राष्ट्रपति की ओर से जाते हैं वो। और जो दूसरे देशों के जो राजदूत भारत में आते हैं, वो अपना प्रमाण पत्र राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, फिर वो यहाँ रहते हैं। नेक्स्ट है साहब सैन्य शक्तियाँ। भारत की सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति। ये अनुच्छेद 53(2) में लिखा हुआ है। लेकिन वो सेनाओं का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता। वो किस प्रकार करेगा वो भी वहाँ पर निहित है। अर्थात वो कानून के अनुसार, संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार सेना का प्रयोग कर सकता है, जो हमने लिखा है, या विधि के अनुरूप सैन्य शक्ति, सेना का प्रयोग करने का अधिकार है उसको। युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार है। और एक और बात कि वो तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। फिर आता है साहब आपातकालीन शक्तियाँ। मैंने शॉर्ट में ही लिखा है यहाँ पर, ज़्यादा डिटेल नहीं दी है आपको। 3 प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की परिकल्पना हमारे संविधान में की गई हैं। राष्ट्रीय आपात, संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में आपात, और वित्तीय आपात। यह आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कहाँ मिलता है? संविधान के भाग 18 में मिलता है और अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। राष्ट्रीय आपात पहला, अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपात मतलब किसी देश, दूसरे देश के साथ युद्ध का संकट हो, बाहर से आक्रमण हो जाए हमारे ऊपर, या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इसी स्थिति में राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो उद्घोषणा करे इसकी। दूसरी बात, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता।
किसी राज्य विशेष में राज्यपाल को ये लगे, वहाँ जो राज्यपाल है उसको ये महसूस हो कि सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, तो वो इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी बात, वित्तीय आपात। अगर भारत की साख को खतरा हो, वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो जाए राष्ट्रपति की राय में, तो वो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है 360 के तहत। ये राष्ट्रपति की कुछ प्रमुख शक्तियां हैं। अगला जो बिंदु है वो, या जो शेष बिंदु बचे हैं इस टॉपिक में, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।